ठंड में गरीब परिवार की एक रजाई। आनंद नगर गांव में 5 किलोमीटर दूर थोड़ी ऊंचाई पर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा एक इलाका था। जहां वो इलाका काफ़ी खुला हुआ था, जहां हवाएं काफ़ी तेज़ चलती थी। वैसे तो यहाँ पर कोई रहा नहीं करता था, लेकिन गरीबी की वजह से कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना ली थी। उस एरिया में कुल मिलाकर 2500 झोपड़ियाँ थीं और वह सभी लोग गरीब थे। इन्हीं लोगों के एक परिवार में ब्रिजेश का परिवार रहता था। अपनी पत्नी कुंती और 2 बेटे कमलेश और दिलीप के साथ इसी घर में रहता था। काफ़ी सालों पहले ब्रिजेश को पैरालिसिस अटैक आया था, इसलिए वह बिस्तर पर ही था और 2 साल पहले एक बिल्डिंग में छत के ऊपर काम करते हुए उसका बड़ा बेटा कमलेश गिर गया था, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट गया था। ना जुड़ पाने की वजह से डॉक्टर को पैर काटकर अलग करना पड़ा, जिसकी वजह से कमलेश अपाहिज हो गया। कोई काम ना होने के वजह से उसने मोची का काम करना शुरू किया था। छोटा बेटा दिलीप, जो कि दिहाड़ी पर मजदूरी का काम करता था, घर का ज़्यादातर खर्च उसी से चलता था। रोज़ की तरह आज भी सुबह सुबह कमलेश जूता पॉलिश करने का सामान लेकर बैसाखी के सहारे खड़ा होता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा अब मैं चलता हूँ, अजी थोड़ी देर और रुक जाइए ना, दिलीप का नाश्ता हो चुका है, आप दोनों साथ में ही निकल जाना। नहीं सीमा, मुझे पहले ही देर हो चुकी है और तुम तो जानती हो कि मुझे अभी ऑटो पकड़कर 5 किलोमीटर दूर अंदर आउट में जाना होता है, उसी वजह से जल्दी ऑटो भी नहीं मिलती है, इसलिए दिलीप चला जाएगा, अब मैं फ़िलहाल में चलता हूँ। अभी उसकी बेटी बोलती है, पिताजी आपकी टूटी हुई चप्पल में मैंने पिन से अच्छी तरह सिल दी है और साथ में उसे धागे से बांध भी दिया है, आप चप्पल पहनकर जाना, नंगे पैर मत जाना। तभी दिलीप बोलता है, हाँ मेरी प्यारी गुड़िया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कमलेश का छोटा भाई दिलीप भी नाश्ता करके वहाँ आ जाता है और कहता है, चलिए भैया मैं भी साथ में चलता हूँ, आखिर हम दोनों एक ही गांव में तो जाते हैं। अब कमलेश और दिलीप अपनी झोपड़ी से निकलते हैं और काफ़ी दूर चलने के बाद रोड पर आते हैं। ऑटो का इंतज़ार करते हुए उन्हें लगभग 15 मिनट गुजर गए थे। अब ऑटो वाला आता है तो दोनों भाई ऑटो में बैठकर पड़ोस के गांव में आनंद नगर पहुंचते हैं। अब कमलेश वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपना सामान रख लेता है, तो दिलीप दूसरी तरफ मजदूरी करने के लिए अंदर गांव में चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ घर में सीमा अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी मैं जंगलों की तरफ जा रही हूँ, जलाने के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, मैं थोड़ी लकड़ियाँ ले आऊँगी। तभी उसकी देवरानी बोलती है, भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जूही बेटा, योगेश बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खेलना, और हाँ दादी दादा को परेशान मत करना। हाँ माँ, मैं नहीं परेशान करूँगा, मैं तो दादा दादी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता हूँ, बस जोई परेशान करती है उन्हें। योगेश तुमसे कितनी बार कहा है ना कि मुझे दीदी बुलाया करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, लेकिन हाइट में तो तुम मुझसे बड़ा छोटी हो, अपनी हाइट तो देखो। अरे बच्चों बस करो, तुम दोनों फिर से झगड़ा करने लगे, चलो चुप हो जाओ, तुम दोनों ही बड़े हो चुके हो। बहू तुम दोनों जल्दी जाओ और जल्दी घर लौट आना, ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो शाम होते ही ठंड लगने लगती है। दोनों बहुएं जंगल की तरफ चली जाती हैं और बच्चे बाहर खेलते हैं। तब कुंती ब्रिजेश से कहती है, अजी ठंड शुरू हो गई है, लेकिन हमारे घर में केवल एक ही रजाई है, बच्चों को इतनी आमदनी भी नहीं है कि हम दूसरी रजाई खरीद सकें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि एक रजाई में सभी लोग ठंड में कैसे काटेंगे। तभी ब्रिजेश बोलता है, हाँ कुंती बेटे, मुश्किल से पैसे कमाते हैं, वह मेरे इलाज में ही लग जाते हैं, और बच्चे पैसों से घर का दाना पानी राशन चला रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाता है, इससे ज़्यादा बच्चों के पास बचत ही नहीं हो पा रही है, जितनी गरीबी लिखी है उतनी तो हमें काटनी ही पड़ेगी, क्या करेंगे। तभी कुंती बोलती है, दोनों बेटे मिलकर मजदूरी करते थे, तब भी हमारे घर का खर्च चल जाता था, लेकिन जब कमलेश का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर टूट गया, तब से तो हालत और भी ख़राब हो गई है हमारे घर की। जहाँ एक तरफ यह लोग सब कुछ बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कमलेश पेड़ के नीचे बैठकर आते जाते लोगों को देख रहा था और साथ ही कह रहा था कि बाबूजी पॉलिश करवा लो ना, बाबूजी पॉलिश करवा लो ना, पैसे में कम करके दूंगा, पॉलिश करवा लो ना। लेकिन आते जाते लोग कमलेश को देखकर निकल जा रहे थे। तभी एक ग्राहक आया और कमलेश से बोला, अरे भैया दोनों जूतों के कितने पैसे लोगे? भैया ज़्यादा नहीं लूँगा, बस 10 रुपया दे देना। अरे नहीं भाई, 5 रुपया दूंगा, करना है तो करो वरना मैं चलता हूँ। तब
बोलता है, अरे ठीक है भैया, लाओ मैं कर देता हूँ। कमलेश उस ग्राहक के जूते पॉलिश कर देता है और उसे 5 रुपया मिल जाता है। ऐसे ही सारा दिन बीत चुका था और हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी थी। कमलेश अपने आप से कहता है, सारा दिन बीत गया, सिर्फ 4 ग्राहक ही आए दिन में। अब 20 रुपये में से 10 रुपये तो और ऑटो को ही दे दूँगा। 10 रुपये में क्या कर लूँगा मैं? वो तो छोटा भाई साथ रहता है तो मेरा बच्चों का दाना पानी मिल जाता है, वरना भूखे मरने की नौबत आ गई थी। अब कमलेश घर के लिए निकल पड़ता है। वो ऑटो वालों को 10 रुपया देकर ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो वाला कमलेश को बहुत ठंड लग रही थी। कमलेश काँपते हुए अपने मन में सोचता है कि इतनी ठंडी लग रही है, हे भगवान, अभी तो ठंड शुरू हो रही है, मुझे इतनी ठंड लग रही है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वेटर खरीद सकूं। भगवान, इस बार ज़्यादा ठंड मत पड़ने देना, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ तो ठंड 4 गुना पड़ती है। पता नहीं अगर ज़्यादा ठंड पड़ी तो मेरे परिवार का क्या हाल होगा। ऐसे सोचते हुए कमलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ऑटो वाला ऑटो रोकता है। कमलेश ऑटो से उतर जाता है और अपने घर की तरफ चल देता है। जैसे कमलेश अपने घर के पास पहुंचता है तो तेज़ हवाओं से उसे और ठंड लगने लगती है। कमलेश और ज़्यादा कांपने लगता है। वो घर पहुंचता है तो कमलेश की पत्नी सीमा कहती है, अजी आपको कितनी ठंड लग रही है, ऐसा करती हूँ मैं चूल्हा जला देती हूँ, खाना भी बन जाएगा और आपकी ठंड भी कम हो जाएगी। तभी दिलीप भी घर वापस आ जाता है। सीमा चूल्हा जला देती है। दिलीप भी काँप रहा होता है। दोनों भाई चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। तभी कुंती दिलीप से कहती है, बेटा दिलीप, तुझे बताया था कि तेरे पिताजी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तू उनकी दवाइयाँ लाया कि नहीं? तब दिलीप बोलता है, माँ आज तो दाल चावल ले आया, क्योंकि सुबह ही माधुरी ने बताया था कि घर में राशन नहीं है। मैं कल वापस आते समय पिताजी की दवाइयाँ याद से ले आऊँगा। तभी उसकी भतीजी बोलती है, चाचा जी अब तो ठंड शुरू हो गई है और हमें शाम को बहुत ठंड लगती है, आप हमें इस बार स्वेटर दिलाएंगे ना? हाँ बेटा, तुम दोनों को मैं इस बार स्वेटर ज़रूर दिलाऊँगा। तभी उसके ससुर जी बोलते हैं, इंतज़ाम बाद में करना, सबसे पहले हमें इस बार एक रजाई खरीदनी होगी। पिछले साल हमारे पास 2 रजाइयाँ थी तो ठंड में जैसे तैसे गुजर हो जा रहा था, पर अब तो वह भी फट गई है और एक ही रजाई बची हुई है। पिताजी, मैं कुछ भी करके इस बार एक रजाई की व्यवस्था कर दूंगा। यह सुनकर कमलेश की आंखों में पानी आ जाता है और वह कहता है, पिताजी अगर मेरा पैर टूटा नहीं होता तो मैं भी मजदूरी करके घर में कुछ खर्चे के पैसे ज़रूर जुटा लेता। तभी ब्रिजेश बोलते हैं, अरे भगवान को जैसा मंजूर होता है वैसा ही होता है, तू अपने आप को दुखी मत कर बेटा। बड़े पापा आप चिंता मत कर दीजिए, मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो पिताजी के साथ मैं भी मजदूरी करने जाऊंगा, फिर मैं सारा घर को अच्छे से संभाल लूँगा। योगेश की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। कमलेश तो उसे गले से ही लगा लेता है। तब तक सीमा दाल चावल बनाकर सभी को लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और चटाई बिछाकर एक ही लाइन में एक एक के बाजू में सो जाते हैं। फिर ठंड हवाएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। बाहर मैदान होने की वजह से हवाएं भी तेज चल रही थी। कुंती ने ब्रिजेश को अच्छी तरह से रजाई उड़ाई, लेकिन तभी आखिरी में सोया हुआ दिलीप रजाई को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है और ब्रिजेश खुल जाता है। यह देखकर ब्रिजेश के बाजू में सोई उसकी पत्नी कुंती कहती है, दिलीप की भी आदत बहुत ख़राब है, नींद में वो हमेशा ही रजाई खींच लेता है। तभी ब्रिजेश बोलता है, अरे दिलीप भी क्या गलती है कुंती, अब ठंड बढ़ने लगी है, उसको भी तो ठंड लगती होगी ना, तुम रहने दो। उस एक रजाई को कोई इधर खींचता तो कोई उधर खींचता। ऐसे ही ठंड में जैसे तैसे करके पूरा परिवार सो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजर रहा था और ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन सुबह सुबह सबको ठंड लग रही थी। कुंती कहती है, हे भगवान, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, आजकल तो ठंड से हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं। कमलेश और दिलीप, तुम दोनों काम पर थोड़ा रुक कर जाया करो, कम से कम सूरज तो निकल जाने दो बेटा। तभी दिलीप बोलता है, अरे माँ, ठंड तो बहुत गरीबों का नसीब है, सूरज निकलने का इंतज़ार करेंगे तो मेरा सेठ मुझे भगा ही देगा। माधुरी, अगर कुछ नाश्ता हो तो जल्दी से लगा दो ताकि खाकर मैं निकल जाऊं। तभी माधुरी अपने मन में सोचती है, हे भगवान, आज तो घर में खाने का कुछ भी नहीं है, कल ही सारे पैसे पिताजी की दवाइयों में खर्च हो गए। ऐसा करती हूँ, पड़ोसियों से कुछ राशन मांग कर ले आती हूँ, या कुछ बना होगा तो मांग लूँगी। अब माधुरी अपनी पड़ोसन कविता के यहाँ जाती है। माधुरी आवाज़ देकर कविता को बुलाती है। कविता बाहर आती है तो माधुरी कहती है, कविता बहन, मेरे पति का काम पर जा रहे हैं और हमारे घर में राशन नहीं है, कृपया करके थोड़ा सा दाल चावल दे दो ताकि मैं उन्हें बनाकर कुछ खिला सकूं। तभी
कविता माधुरी की बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है, माधुरी बहन, तुम लोगों का रोज रोज का यही काम है, कभी चावल दे दो तो कभी दाल दे दो, कभी मिर्च दे दो। हम भी तो तुम्हारी ही तरह गरीब हैं। खैर फिर भी तुम आई हो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा दाल चावल देती हूँ, अभी कुछ बना रही हूँ। कविता घर के अंदर जाकर थोड़े से दाल चावल लाकर माधुरी को दे देती है। माधुरी कविता को धन्यवाद देकर दाल चावल लेकर चली जाती है। तभी पड़ोसन की शीला कविता के पास आती है और कहती है, कविता बहन, माधुरी आज फिर तुम्हारे घर से कुछ मांगने आई थी क्या? हाँ शीला बहन, दाल चावल मांगने आई थी। आज भी वो इसलिए मैंने तो इन लोगों से तो बात ही करना छोड़ दिया है कि लोग मोहल्ले में हर घर में रोज़ कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मेरी मानो तो तुम भी उनसे मतलब रखना छोड़ दो। तुम तो जानती हो कि मोहल्ले का कोई भी परिवार उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनसे बात नहीं करता है। जाने दो शीला बहन, बेचारे बहुत गरीब हैं और हालतों ने तो उन्हें और भी गरीब बना दिया है। माधुरी जल्दी से दाल चावल लेकर घर पहुंचती है और उन्हें चूल्हे में लकड़ियाँ और पत्तियां जलाकर उनकी खिचड़ी बना देती है। फिर वह सभी को खाने के लिए देती है। गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर योगेश बोलता है, पिताजी इस ठंडी में गरम गरम खिचड़ी खाकर कितना अच्छा लग रहा है ना। तभी उसकी दादी बोलती है, योगेश अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन शाम होते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है। कल तो ठंड की वजह से रजाई के अंदर भी हमारे हाथ पैर काँप रहे थे। कुंती की बात सुनकर परिवार के सभी लोग दुखी हो जाते हैं। कमलेश और दिलीप दोनों ही काम पर चले जाते हैं तो वहीं माधुरी और सीमा जंगल की तरफ लकड़ियां लाने के लिए निकल जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ ठंड भी बहुत बढ़ रही थी। ठंड की वजह से पूरे परिवार का हालत ख़राब हो गया था। एक दिन में तो तैसे सभी लोग धूप में रहकर बिता लेते हैं, लेकिन शाम को जैसे ही ठंड बढ़ती है वैसे ही एक रजाई में इतने सारे लोग होने के कारण कभी कोई उधर से खींचता तो कभी कोई इधर से खींचता। एक दिन की बात है, कमलेश शाम को पेड़ के नीचे बैठा जूते पॉलिश कर रहा था। तभी अचानक हवाएं जोर जोर से चलने लगती हैं। ग्राहक अपने जूते लेकर चला गया। तब कमलेश कांपते हुए अपने आप से बोलता है, हे भगवान, पहले से इतनी ठंड, ऊपर से इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है। अब तो ठंड के कारण ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल ही हाथ में आ जाएगा। इतनी ठंड क्यों पड़ रहे हो भगवान, जल्दी से घर चलता हूँ। अब कमलेश रास्ते पर खड़ा होकर ऑटो का इंतज़ार करने लगा। तभी एक ऑटो आता है और कमलेश उसमें बैठ जाता है। जैसे ही ऑटो चलने लगता है कमलेश ज़ोर ज़ोर से काँपने लगता है। तब ऑटो वाला बोलता है, अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि ठंड इतनी बढ़ रही है, फिर स्वेटर पहनकर क्यों नहीं आते हो? कंबल ओढ़कर आया करो, क्यों नहीं निकलते हो? तभी दिलीप बोलता है, अरे अब क्या बताऊं भाई, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं हम स्वेटर और कंबल खरीद सकें। हाँ भाई, यह बात तो है, समझ सकता हूँ मैं। वैसे पास ही एक सनीचर बाज़ार है लगता है, जहाँ 100 रुपये में पुराने कंबल और स्वेटर मिलते हैं। तुम चाहो तो वहाँ से खरीद सकते हो। तभी वह सोचने लगता है, अरे भाई, हमारे लिए तो 100 रुपये भी बहुत बड़ी है, लेकिन तुमने बता दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास जब भी पैसे होंगे तब हम वहाँ ज़रूर खरीदने जाएंगे। ऐसा कहकर कमलेश ऑटो वाले की बात को टाल देता है और तभी कमलेश घर पहुँच जाता है और वह ऑटो से उतर कर जाता है। अब कमलेश काँपते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। घर के आसपास खुला मैदान होने की वजह से हवाएं तेज चल रही थी, जिस वजह से कमलेश बहुत काँप रहा था। कमलेश अपने घर पहुँचता है तो देखा कि सभी लोग रजाई में बैठे हुए हैं। कमलेश को देखकर कुंती कहती है, कमलेश बेटा आजा, रजाई में आजा, बड़ी ही ठंड है बेटा, जल्दी आ। कमलेश काँपते हुए रजाई के अंदर आता है, लेकिन तभी रजाई छोटी होने के कारण योगेश रजाई से बाहर आ जाता है। फिर खींचते हुए कहता है, अरे बड़े पापा, आप रजाई खींच लोगे तो मुझे बहुत ठंड लगेगी। योगेश को रजाई खींचते देखकर माधुरी उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, योगेश यह क्या बदतमीजी है, रजाई मत खींचो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि बड़े पापा अभी अभी ठंड में काँपते हुए अंदर आए हैं? बेचारा योगेश चुप हो जाता है। तभी कमलेश कहता है, बड़े भैया, ठंड लगातार बढ़ रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप काम पर जाना बंद कर दो। हाँ कमलेश, दिलीप सही कह रहा है, वैसे भी 20 रुपये में होता ही क्या है। तभी बोलता है, नहीं पिताजी, कम से कम काम करने में मेरा गम तो हल्का रहता है। घर में रहूँगा तो सारा दिन दिमाग में बस यही चलता रहेगा कि भगवान काश मेरे पैर ना काटते तो आज मैं भी काम कमाता। तभी माधुरी चूल्हे में थोड़ी सी आग जला देती है और दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों आग के पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दोनों बच्चे आग के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी कुंती देखती है कि घर की टूटी फूटी छत से तेज़ी से हवा अंदर आ रही है। यह देखकर कुंती कहती है, हे भगवान, यह टूटी छत से हवा इतनी तेज़ी से अंदर आ रही है। सीमा बहू, जरा इसे
कुछ भी करके ढक दो। अगर यह छत ढक जाएगी तो हवा थोड़ी कम आएगी, शायद हमें ठंड से थोड़ी राहत मिल सकेगी। सीमा, माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ कि कल जंगल से जाकर घास लाकर इस पर छत पे ढक देती हूँ। अब सभी लोग इसी तरह ठंड में कांपते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सीमा और माधुरी जंगल जाती हैं। जंगल से कुछ घास फूस और पत्ते इकट्ठा करती हैं और अपनी टोकरियों में भर कर घर की तरफ चल देती हैं। तब सीमा कहती है, माधुरी, मुझे डर लग रहा है कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, माँ और पिताजी बूढ़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाए। कल भी माँ जी को कितनी खांसी आ रही थी। सीमा भाभी, मैं तो सोच रही हूँ कि पड़ोसियों के यहाँ मैं थोड़ा सा सरसों का तेल मांग कर ले आती हूँ और माँ जी के हाथ पैर में लगा देती हूँ। माधुरी, तुम तो जानती हो कि आजकल पड़ोसियों ने भी हमसे मतलब रखना बंद कर दिया है और वे लोग भी क्या ही गलत करते हैं। हमारे घर में गरीबी ही इतनी है कि एक दिन न आए दिन कुछ न कुछ मांगना ही पड़ता है। भगवान जाने यह गरीबी कब खत्म होगी। बातें करते हुए वो लोग घर आ जाते हैं और अपने छप्पर के खुले हुए छत पर पत्तियां और घास फूस लगाकर किसी तरह से उसे बंद कर देते हैं। फिर वह अंदर आती है तो कुंती से कहती है, माँ जी, मैंने इस खुले हुए छप्पर को ढक दिया है, अब हवा नहीं आएगी तो हमें ठंड से थोड़ी सी राहत मिलेगी। तभी चटाई पर लेटी कुंती रजाई को अपनी तरफ थोड़ा सा और खींच कर काँपते हुए कहती है, अरे बेटा, मुझे तो अभी भी बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड से जान निकल जा रहेगी। सीमा अपनी सास के पास आती है और उसे छू कर देखती है तो उसे बहुत तेज़ बुखार रहता है। यह देखकर सीमा कहती है, अरे माँ जी, आपको तो बहुत तेज़ से बुखार है। वो लोग आते ही होंगे, फिर उनसे कहकर मैं आपके लिए बुखार की दवा मंगवा देती हूँ। बेटा, इस बढ़ती ठंड ने तो हम बूढ़ों का हाल ख़राब करके रखा हुआ है। ऐसा कर, तू यह रजाई डबल करके ओढ़ा दे। तभी सीमा बोलती है, नहीं पिताजी, फिर आपको ठंड लगेगी, आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। आपका भी तो तबीयत ठीक नहीं रहता है, आप दोनों ही रजाई ओढ़कर रखिए। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी शक्कर बची हुई है, शक्कर चाय पत्ती डालकर गरम गरम चाय बना देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। माँ, चाय मेरे लिए भी बनाना, मैं भी चाय पीऊँगा, और मेरे लिए भी माँ। सीमा उन सभी के लिए काली चाय बनाती है और उन सभी को दे देती है। फिर वह चूल्हे पर खाना चढ़ा देती है। तब तक कमलेश और दिलीप भी आ जाते हैं। वो दोनों भी ठंड में काँप रहे थे। थोड़ी देर में चूल्हे के पास बैठते हुए सीमा उन्हें बताती है, अजी सुनिए, माँ जी को तेज़ बुखार है, उनके लिए दवाइयाँ लाना ज़रूरी है, आप दवाइयाँ ले आइए, नहीं तो रात को उनको बुखार तेज़ हो जाएगा। यह सुनकर ब्रिजेश कहता है, नहीं बहू, नहीं, अभी लड़कों को बाहर मत भेजो, मैं ठीक हूँ, बाहर बहुत तेज़ ठंड है, वो लोग जाएंगे तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। भाभी, पिताजी सही कह रहे हैं, ऐसा करती हूँ, मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, अगर किसी के पास बुखार की दवाई हो तो मैं मांग कर लाती हूँ। अब माधुरी अपने पड़ोसन शीला के घर जाती है और कहती है, शीला बहन, माँ को ठंड की वजह से बुखार आ गया है, वो काँप रही है, हमारे पास तो स्वेटर भी नहीं है, इसलिए कोई भी दवा लाने नहीं जा पा रहा है। अगर तुम्हारे पास बुखार की दवा रखी हो तो दे दो। नहीं माधुरी बहन, बुखार की दवा तो नहीं है, तुम ऐसा करो कि अपने घर जाओ, मैं आसपास के लोगों से पूछती हूँ, अगर किसी के पास बुखार की दवा होगी तो मैं लेकर घर आ जाती हूँ, इसी बहाने मैं कुंती काकी से मिल भी लूँगी। माधुरी अपने घर आ जाती है। शीला कुछ और लोगों से बुखार की दवा पूछती है। जैसे ही सभी पड़ोसियों को पता चलता है तो वह कुंती को देखने के लिए उनके घर आ जाते हैं। कुंती बहुत काँप रही थी, ठंड के कारण उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी एक औरत पड़ोसन विनीता आती है और कुंती को बुखार की दवा देते हुए कहती है, बहन, यह बुखार की दवा लो, एक स्वेटर पहना दो। अभी कुंती बुखार की दवा खा लेती है, थोड़ी देर बाद उसे आराम मिलता है। फिर सभी पड़ोसन अपने अपने घर चले जाते हैं। तब सीमा की नज़रों दोनों बच्चों पर जाती है जो बुरी तरह से काँप रहे थे। यह सब देखकर सीमा की आंखें भर आती हैं। सीमा अपने मन में कहती है, ऐसी ठंड में कैसे काम चलेगा, बिना स्वेटर, गर्म कपड़े और कंबल और रजाई के बिना तो ठंड में कोई हादसा भी हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा जिससे इस ठंड की से राहत मिले। अगले दिन कमलेश और दिलीप के जाने के बाद सीमा कुंती से कहती है, माँ, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ। सीमा और माधुरी जंगल की तरफ लकड़ियाँ बीनने के लिए निकल जाती हैं। एक जगह मिट्टी का ढेर देखकर सीमा रुक जाती है और अपने साथ लाई बोरी में मिट्टी भरना शुरू करती है और साथ ही वह माधुरी से कहती है कि माधुरी, तुम भी बोरी में मिट्टी भरो, हम इस मिट्टी से अंगीठी बनाएंगे। लेकिन सीमा भाभी, अंगीठी से क्या होगा भला? माधुरी, अंगीठी मिट्टी की बननी होगी, इससे हम आग जलाने पर मिट्टी गर्म हो जाती है, जिसमें कमरा भी थोड़ा गर्म हो जाता है और आग भी ज़्यादा देर तक चलती है। बढ़ती हुई ठंड से परिवार को बचाने का यही तरीका है।
हम अंगीठी बनाकर अपने घर में रखेंगे। अब दोनों मिलकर बोरी में मिट्टी भर लेती हैं और उसे अपने सिर पर रख कर दोनों घर के बाहर लाकर रख देती हैं। तब सीमा कहती है, माधुरी ऐसा करो, तुम इस मिट्टी को गीली करके पैरों से मसल कर रखना। अंगीठी बनाने के लिए मिट्टी थोड़ी नरम होनी चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, गांव की तरफ जाती हूँ और कहीं से एक तार लाकर आती हूँ। ऐसा कहकर सीमा गांव जाने लगी और वहाँ से बहुत दूर पैदल चलने के बाद बिल्डिंग बनती हुई दिखाई दी तो वहाँ से कुछ तार मांग कर मज़दूरों से ले आती है। तब तक माधुरी ने पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से गीली करके उसे मसल कर रखा हुआ था। अब सीमा उस मिट्टी से अंगीठी बनाती है और फिर बीच में उसमें तार लगाकर उसमें मजबूत जाली लगा देती है। अब शाम हो चुकी थी और ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। कमलेश और दिलीप भी घर आ चुके थे। सीमा ने जल्दी से चूल्हे में आग जलाई और तब तक कमलेश और दिलीप दोनों ही रजाई में घुस गए। फिर सीमा खाना बनाकर सबको खाना खिलाती है और सभी लोग सो जाते हैं एक ही रजाई ओढ़कर, जो हमेशा की तरह। कोई रजाई इधर से खींचता तो कोई रजाई उधर से खींचता। यह देखकर कुंती कहती है, मैं ऐसा करती हूँ, बिना रजाई के ही सो जाती हूँ। अब कुंती रात भर बिना रजाई के ठंड में कुकुरती रहती है। सुबह जब सभी के नींद उठते हैं तो देखते हैं कि कुंती के हाथ पैर अकड़ गए थे। यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। कमलेश और दिलीप दोनों कुंती को उठाकर धूप में ले जाते हैं। हल्की हल्की धूप कुंती पर पड़ती है। फिर सभी लोग कुंती के हाथ पैर मलते हैं। थोड़ी देर में कुंती के हाथ पैर सीधे हो जाते हैं और कुंती कहती है, आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर ही गई। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपको सुबह नहीं कुछ नहीं होगा। मैंने ठंड से बचने का तरीका निकाल लिया है। देखिए ना, मेरी अंगीठी सूख भी गई है। अब मैं इसमें आग जलाऊंगी और हमें ठंड से राहत मिलेगी। दोपहर तक सीमा की अंगीठी पूरी तरह सूख जाती है। सीमा उसी को अंदर ले आती है और उसमें आग जला देती है। आग से अंगीठी गर्म हो जाती है और थोड़ा घर में गर्माहट हो जाता है। शाम को जब कमलेश और दिलीप वापस आते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग अंगीठी के आसपास बैठे थे और अंगीठी की वजह से घर में भी थोड़ी गर्माहट हो गई थी। यह देखकर वह लोग बहुत खुश होते हैं और उस अंगीठी के पास आग जलाकर सभी लोग चैन से सो जाते हैं। अगले दिन कमलेश काम पर निकलने लगता है। सीमा देखती है कि कमलेश को बहुत खांसी आ रही थी। उसे हल्का बुखार भी था। सीमा कमलेश को अंगीठी देती है और एक बोरी में लकड़ियाँ देती है। कहती है, सुनिए, आप इस अंगीठी और लकड़ियों को अपने साथ लेकर जाइए। आप जहाँ बैठेंगे वहाँ उसे जला कर रख लीजिएगा तो आपको ठंड नहीं लगेगी, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन सीमा, अगर मैं इसे ले गया तो तुम घर पर क्या जलाओगी? माँ पिताजी को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक साथ में 2 अंगीठियाँ बनाई थी, दूसरी भी सूख कर तैयार हो गई है। मैं उसे घर में जला लूँगी। अब कमलेश अंगीठी को लेकर निकल पड़ता है। कमलेश उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब शाम को हो जाती है तो कमलेश उस अंगीठी को जला लेता है और अपने पास रख लेता है। ऐसे ही एक ग्राहक की नज़र उस अंगीठी पर पड़ी तो वह ग्राहक कमलेश के पास आता है और कहता है कि अरे भैया, तुम्हारी यह अंगीठी तो बहुत अच्छी है, तुम इसे बेचोगे क्या? वो सोचकर कमलेश कहता है, हाँ बाबूजी, मैं इसे ज़रूर बेचूंगा। कितने में पैसे देंगे? तब वह ग्राहक बोलता है, 400 दे दूंगा। यह सुनकर कमलेश बहुत खुश हो जाता है और वह उस ग्राहक को अंगीठी दे देता है। 400 पाकर तो कमलेश जैसे कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी कमलेश ऑटो के लिए निकल पड़ता है तो उसे वही ऑटो वाला मिलता है जिसने सनीचर बाज़ार का पता बताया था। कमलेश ऑटो में बैठकर और ऑटो वाले से कहता है, अरे भाई, तुम मुझे सनीचर बाज़ार का पता बता रहे थे ना, जहाँ 100 रुपये के स्वेटर मिलते हैं? भाई, मेहरबानी करके मुझे वहीं ले चलो। ऑटो वाला कमलेश को सनीचर बाज़ार की तरफ 100 रुपये के स्वेटर के ठेले पर ले जाता है। कमलेश वहाँ से 4 स्वेटर खरीदता है और ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। आज तो खुशी की वजह से कमलेश को ठंड भी कम लग रही थी। घर पहुँचकर कमलेश को स्वेटर अपने माता पिता को देकर कहता है, माँ बाबूजी, देखिए, मैं आप लोगों के लिए स्वेटर लाया हूँ और बच्चों, यह लो 2 स्वेटर तुम्हारे लिए। सभी लोग स्वेटर देखकर खुश हो जाते हैं। चारों अपने अपने स्वेटर पहन लेते हैं। तब योगेश कहता है, अरे वाह बड़े पिताजी, आप तो बहुत सुंदर स्वेटर लाए हैं, अब तो मुझे ठंड भी कम लगेगी। फिर कमलेश सभी लोगों को सारी बातें बताता है। सीमा कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बनाई हुई अंगीठी इतनी महंगी बिक जाएगी। तभी अगले दिन सीमा दूसरी अंगीठी भी कमलेश को देती है और ख़ुद को वो जंगल की तरफ मिट्टी लाने के लिए निकल पड़ती है। दोनों फिर से बोरी में मिट्टी भर कर ले आती हैं और फिर सीमा गांव की तरफ 4 तार ढूंढने निकल पड़ती है। फिर सीमा वहां पहुंचती है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मज़दूरों से फिर से थोड़ा सा तार मांगती है और ले आती है और इस बार तो वह 4 अंगीठी एक साथ बनाती है। दूसरी तरफ कमलेश वह अंगीठी भी 400 में बिक जाती है। अब कमलेश फिर से सनीचर बाज़ार
जाकर स्वेटर खरीदता है और स्वेटर खरीद कर वह अपने घर आता है। फिर कमलेश 2 स्वेटर घर की दोनों बहुओं को देता है, एक खुद रखता है और एक अपने भाई को देता है। अब सभी लोग स्वेटर पहन कर लेते हैं, उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। तब ब्रिजेश कहता है, अरे बेटा, यह तो बड़ा अच्छा हो गया है कि तू और स्वेटर ले आया, लेकिन अब तू रजाई लेकर आना। हाँ हाँ पिताजी, ज़रूर। वैसे सीमा, आज तुमने कितनी अंगीठियाँ बनाई हैं? मैंने 6 अंगीठियाँ बनाई हैं और जो बाहर रखी हैं, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि जब यह बिकेगी तो उन पैसों से आप अंगीठी बनाने के लिए तार, रंग और कुछ स्टील की छोटी छोटी प्लेट्स खरीद कर लाना। वो तो ठीक है सीमा, लेकिन मैं इन सब अंगीठियों को एक साथ कैसे ले जाऊँगा? अरे चिंता मत करो। क्यों भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं एक ऑटो कर लूँगा। हम ऑटो में उन्हें लेकर चले जाएंगे। अगले दिन दिलीप ऑटो को बुलाता है, उसमें सारी अंगीठियाँ रखकर उसे वहाँ पहुँचा देता है जहाँ कमलेश बैठकर उन्हें बेचा करता था। और फिर दिलीप अपने काम पर चला जाता है। शाम तक कमलेश की सारी अंगीठियाँ बिक जाती हैं। अब कमलेश बाजार जाकर अंगीठियाँ बनाने के लिए कुछ सामान और साथ ही पुरानी रजाई भी खरीद लेता है। फिर सभी चीज़ों को ऑटो में रख कर अपने घर ले आता है। पहली बार अपने घर में रजाई और देखकर घर वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सभी लोग अब पहली बार अच्छी तरह रजाई ओढ़कर सो जाते हैं। अब सीमा रोज़ ढेर सारी अंगीठियाँ बनाने लगती है और साथ में सीमा का परिवार भी उसकी मदद करता है। सीमा घर के बाहर रंग बिरंगी ढेर सारी अंगीठियाँ देखकर गांव वाले बहुत आश्चर्य कर रहे थे। धीरे धीरे सीमा ने अपने घर की दीवारें ईंट की बना ली थी और आए हुए पैसों से छत की भी मरम्मत करवा ली। सीमा के परिवार के बदलते हुए हालतों को देखकर बस्ती वाले बड़े ही आश्चर्यचकित थे। एक दिन सुबह सुबह दिलीप ऑटो लेकर आता है और अंगीठियों को ऑटो में रखकर बेचने के लिए चल जाता है। उसके बाद जाने के बाद सीमा और माधुरी अंगीठियाँ बनाने का काम कर रही थी। तभी सभी पड़ोसन की औरतें इकट्ठा होकर उनके पास आती हैं और उनसे पूछती हैं, बहन, तुम इतनी सारी अंगीठियाँ बना कर बेच रही हो और तुमने भी तो अपने घर की मरम्मत भी करवा ली, तुम्हारी गरीबी दूर हो गई है, हमें भी बनाना सिखा दो, हम भी थोड़े पैसे कमा कर अपने घर की गरीबी दूर करना चाहते हैं। तभी, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे, मैं आप सबको अंगीठियाँ बनाना सिखाऊंगी। अब सीमा बस्ती के सभी लोगों को अपने पास काम करना सिखाती है और उन्हें पेमेंट देकर काम पर रख लेती है। धीरे धीरे सीमा और भी सुंदर अंगीठियाँ बनाने लगती है। अंगीठियों के चर्चे आसपास के गांव में भी फैलने लगते हैं और इस तरह उनके पास अब आसपास के गांव में भी सभी अंगीठियाँ खरीदने लगते हैं। अब दिलीप और कमलेश भी अपना अपना काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। धीरे धीरे वह गाँव अंगीठी वाला गाँव के नाम से मशहूर हो गया था। आज भी उनकी अंगीठियाँ दूर दूर तक बिकने जाया करती थी और उस गांव के लोग पूरी ठंड भर अंगीठियाँ बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।